गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम बिजनेस के क्लास 12 चैप्टर 3 का स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी मैनेजमेंट का और बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का। इसके अलावा जो स्टडीज़ होती हैं वो कौन सी स्टडीज़ को फॉलो किया जाता है बिजनेस के द्वारा, ताकि वो डील करें एनवायरनमेंट के अंदर जो चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं। तो इसमें आपकी डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इसमें सभी इंडिविजुअल्स, सब इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती हैं, उन सभी फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है। बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, और उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिनका अफेक्ट आपका बिजनेस के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे चाहे वो इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट या कोई भी फोर्स आउटसाइड जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, ऐसी सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जिसका अफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे आउटसाइड द बाउंड्रीज के, यानी बिजनेस के बाहर से। इसके बाद आपका जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसको हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपका टोटली एक्सटर्नल फोर्स होती हैं, यानी सारी की सारी बाहर की फोर्स होती हैं। इसमें सारी फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो कैसी भी हो। सेकंड, ये स्पेसिफिक और जनरल दो तरह की होती हैं। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स कही जाती हैं जिसमें इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, कंपटीटर्स और सप्लायर्स आते हैं, जिसका अफेक्ट उस इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के ऊपर पड़ता है डायरेक्टली, और उन्हीं की डे टू डे वर्किंग को इसको अफेक्ट करेगा। इसके बाद जो सेकंड है जनरल फोर्सेस होती हैं, उसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल, ये सारी कंडीशंस आती हैं जिसका अफेक्ट बिजनेस, सभी बिजनेस पे पड़ता है इनडायरेक्टली। यानी स्पेसिफिक फोर्सेस का अफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली और इस जनरल फोर्सेस का अफेक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इंटर रिलेटेडनेस, यानी सारी जो फैक्टर्स होते हैं आपके, उनका अफेक्ट वो आपस में रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो डिफरेंट एलिमेंट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो क्लोजली रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए अगर लोगों में हेल्थ अवेयरनेस के बारे में कुछ जानकारी बढ़ती है, तो जब अवेयरनेस बढ़ी लोग, तो वो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ा देंगे, जबकि रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनेमिक नेचर का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कैप्स ऑन चेंजिंग, और ये चेंज होता रहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को शिफ्ट होने की वजह से, या न्यू कंपटीशन मार्केट में एंट्री करने की वजह से। तो ये क्या होता है, इसमें आपका चेंजेस होते रहते हैं। तो जो है आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद जो लास्ट हेडिंग है आपकी, ये नेक्स्ट वाली, इसके कहेंगे अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है ये अनसर्टेन है। बिजनेस एनवायरनमेंट लार्जली अनसर्टेन कहा गया है क्योंकि इसको बड़ा डिफिकल्ट है इसको प्रेडिक्ट, यानी अनुमान लगाना इसके बारे में, फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में। स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट इज चेंजिंग टू फ्रिक्वेंटली, स्पेशली कहा गया कि जब एनवायरनमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, लाइक इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है उसके बारे में, या टेक्नोलॉजी चेंजेस के बारे में, या फैशन इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इसको हम अनसर्टेन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनको ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि फैशन में कब चेंज आएगा। फैशन में कभी भी चेंज आ सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर न्यूमरस इंटररिलेटेड और डायनेमिक फोर्सेस आती हैं जो डिफरेंट सोर्सेज आपको मिलती हैं, इसलिए इसको समझना इतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है इसको समझना, जो एग्जैक्टली बहुत सारे एनवायरनमेंट चीज़ों को कंक्लूड करता है। एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो रिलेटिवली ईजियर तो है, लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स बोला गया है। बहुत बड़ा मुश्किल इसको मतलब इसको टोटल इफेक्ट को समझना बहुत मुश्किल है कि किस फैक्टर का इफेक्ट ज़्यादा है, किस फैक्टर का इफेक्ट इस पर कम पड़ रहा है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी जो है आपका, इसका एग्जांपल है, इसमें इस बताया गया एक दूसरे रिलेटेड है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं, जो कंट्री टू कंट्री अलग हो सकता है, रीजन टू रीजन अलग हो सकता है, और आपका पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट हो सकता है। तो पॉलिटिकल कंडीशन जैसे यूएसए की जो डिफरेंट होंगी चाइना और पाकिस्तान से, तो ये भी आपका फैक्टर होगा जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो ये सारे वो फीचर्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो बिजनेस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो देखिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आप
चारों की इसी एक ही वीडियो में आपके चैप्टर कवर कर दूं, तो इसलिए थोड़ा इसको कोशिश की गई है थोड़ा चीज़ों को समझाने की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग बताई गई है, यानी एक आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को और उसका सबसे पहले एडवांटेज लेगा, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसका फर्स्ट एडवांटेज लेना है, सबसे पहले उस चीज़ को अडॉप्ट करना, ये सबसे ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए और फर्म के लिए। जो फर्म अपने सामने वाली चुनौतियों को समझती है और उनका एडवांटेज लेती है उसको सबसे ज़्यादा पहले फ़ायदा मिलता है, अदरवाइज उनको फ़ायदा नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा नहीं मिलता। जैसा एग्जाम्पल है, मारुति योग ने एक लीडर बन गया स्मॉल कार्स का इंडिया के अंदर, क्योंकि उसने सबसे पहले पहचान की, रिकोगनाइज किया कि नीड ऑफ स्मॉल कार्स की। उसे मालूम है कि हमारे देश में स्मॉल कार की नीड ज़्यादा है लोगों की, तो उसने स्मॉल कार्स का प्रोडक्शन किया है, जिससे उसकी कार की सेल ज़्यादा होती है। बाकी जो अदर कंपनीज हैं उनकी कार की इतनी सेल नहीं है, क्योंकि वो महंगी और थोड़ी बड़ी कारें बनाते हैं। सेकेंड है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जो एनवायरनमेंट है वो आपको हेल्प करता है समस्याओं को समझने में और वार्निंग सिग्नल्स को पहचानने में। तो जो एनवायरनमेंट है वो थ्रेट है, यानी एक तरह का, थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, थ्रेट्स का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ट्रेंड चल रहा है। थ्रेट्स रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस। जो फर्म के परफॉर्मेंस को परेशान कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, उसे बोलेंगे यहाँ पे थ्रेट बोला जा रहा है। एनवायरनमेंट के अंदर जो अवेयरनेस है लोगों के बारे में जानने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्या समस्याएं फर्म की हैं, क्या उसके इंटरेस्ट के हैं, क्या उसकी इंटरेस्ट के नहीं है, क्या उनके वार्निंग सिग्नल्स उनके सामने आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम टाइमली क्लियर कर देंगे, टाइमली अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प टू मेक सुटेबल चेंजेस टू द इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने टाइम रहते हुए चीज़ समझ ली तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर देंगे, सुटेबल चेंजेस, और आपको इसका नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा। लेकिन अगर आपने टाइम पे उस काम को नहीं किया तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा मार्केट में और आपको नुकसान होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट हमें यूजफुल रिसोर्स हेल्प प्रोवाइड करने में और हेल्प देने में हेल्प करता है। तो एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्स फॉर रनिंग बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए जितने भी आपके पास रिसोर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, एनवायरनमेंट से आते हैं। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या पावर हो। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो फाइनेंशियर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सप्लायर्स, ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं, जिसका इफेक्ट आपका बिजनेस के ऊपर पड़ता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है विद राइज इन डिमांड फॉर एलईडी मॉनिटर्स। अगर एलईडी मॉनिटर्स की डिमांड बढ़ती है तो जो कंपनियां रॉ मटेरियल अरेंज करने, मतलब जो एलईडी कंपनी की जो रॉ मटेरियल कंपनी बनाती थी उनकी डिमांड तो बढ़ जाएगी, और उसकी बजाय जो सीआरटी मॉनिटर्स उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कंपनियों को अब यहाँ पे एलईडी के मॉनिटर्स की प्रोडक्ट जो पार्ट्स थे वो बनाने होंगे ज़्यादा, जबकि पुराने मॉनिटर्स की क्या कर देंगे, प्रोडक्शन करना वो कम कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में एलईडी मॉनिटर्स की डिमांड बढ़ रही है इसलिए। नेक्स्ट आपका इसके बाद हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो आपके रैपिड चेंजेस होते हैं उनके साथ साथ हम चल सकते हैं, उनको अपने साथ साथ उनको फॉलो कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक वेयर एज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस से बढ़ता जा रहा है। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबुलेंट मार्केट कंडीशन। आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें मार्केट कंडीशन इतनी आसान नहीं है, कठिन कंडीशंस हैं। लेस ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड पे विश्वास लोग नहीं करते हैं ज़्यादा। डिविजन ज़्यादा हो रहे हैं, सब डिविजन्स हो रहे हैं मार्केट्स का, क्योंकि हर तरह मार्केट बनती जा रही हैं, लोग को दूर जाने की जरूरत नहीं, उनके आसपास मार्केट अवेलेबल होती हैं। सभी तरह की साइज के टाइप्स और एंटरप्राइज आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो डायनेमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जितने भी आपके बिजनेस हैं वो चेंजेस करेंगे, वो मैनेजमेंट चेंजेस करेगा तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, और जो मैनेजमेंट इसको चेंज को फर्स्ट सबसे पहले करेगा उसको तो एडवांटेज मिल पाएगा, अदरवाइज बाकियों को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसके बाद हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये आपको प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। एनवायरनमेंट एक सोर्स है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और थ्रेट्स भी मिलती हैं। अगर आपने उनको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर, एनालाइज कर लिया, प्लानिंग करी उनके लिए,
और उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर लिया है तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं की है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट आपको प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में हेल्प करता है। जैसा एग्जांपल दिया हुआ है, आईटीसी होटल प्लान्ड फॉर न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन इंडिया शेयर और वर्ल्ड टूरिज्म। जब आईटीसी होटल ने देखा कि इंडिया में वर्ल्ड टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, विदेशी लोग यहाँ घूमने ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ पे होटल बनाने शुरू कर दिए, तो उनको इसका बेनिफिट मिला। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप फॉलो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। Analysis and understanding of trend of the business environment help the business to improve its performance। अगर आप बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में और उसके ट्रेंड के बारे में समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। फ्यूचर में जो एंटरप्राइजेज क्लोजली लिंक होती है कि क्या एनवायरनमेंट में होने वाले इस चीज़ से, वो ऑब्जर्व करती रहती है एंटरप्राइजेज, क्या क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप में चेंजेस लाती हैं। तो नॉट ओनली इम्प्रूव, इससे उनका प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव, साथ साथ उनका कंटिन्यूसली मार्केट में सक्सेस भी करते हैं लंबे समय के लिए। तो एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस की हेल्प करता है इन सभी चीज़ों में। तो यहाँ तक आपका ये हुआ है टॉपिक हेल्प एडवांटेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके बाद देखिए हर चीज़ की कुछ ना कुछ बेनिफिट और लॉस होते हैं। तो इस तरह जब इसके एडवांटेज इसके डायमेंशंस भी हैं, तो इनके डायमेंशंस या एलिमेंट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट होता है इट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म। ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग बिजनेस फर्म की वर्किंग को। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट। ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है बिजनेस की। इसके बाद स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जो आपके डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस को, जिसमें कस्टमर, ओनर, इन्वेस्टर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन और कंपटीटर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है। तो जनरल एनवायरनमेंट का अफेक्ट सभी बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ता है, और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो होता है आपका, उसका अफेक्ट बिजनेस की वर्किंग पर डायरेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है वो आपके कोर्स में नहीं है, आप इसमें आपका केवल जनरल एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। तो जनरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन आपकी वो 5 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। पहली है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करता है फोर्स विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिसका अफेक्ट आपका बिजनेस पे इकोनॉमिकली पड़ता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट होता है जिसका आपका सोसाइटी से अफेक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है जिसका टेक्नोलॉजी से अफेक्ट पड़ेगा, उसे टेक्निकल एनवायरनमेंट बोलेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलेंगे जिसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी की पॉलिटिकल कंडीशंस से या गवर्नमेंट के नेचर से पड़ता है, उसे बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट होता है जो आपका लॉ और लेजिस्लेशन से अफेक्टेड होता है, उसे बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट। तो एक तरह से यहाँ पे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस हैं जिसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेज दैट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है। इसमें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडिसेस और वैल्यू ऑफ रुपीज़, ये सारे आपके इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैं जो आपकी इकोनॉमी की अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। इसमें जैसा एग्जाम्पल्स आपको लिखे हुए हैं, जैसे आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, आपका फाइनेंस स्कीम में चेंज आया, इजी हो गई, आपका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गए, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मनी का डिमोनेटाइजेशन होता है, जो 500,000 के नोट बंद हो गए थे। इसके बाद एक गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस की, तो इन सब का इफेक्ट जो होगा आपका वो कहलाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड, बिलीफ, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। यानी आपके देश में क्या रीति रिवाज चल रहे हैं, क्या व्यवहार ट्रेडिशंस चल रहे हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, चीज़ों को कितना महत्व देते हैं, कल्चर संस्कृति कैसी है आपकी, सामाजिक ट्रेंड क्या चल रहा है, विश्वास लोग कैसा करते हैं, नॉर्म्स एंड एथिक्स क्या है, रूल रेगुलेशंस क्या हैं। तो ये सब सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। तो इसमें ट्रेडिशन में आता है आपका जो सोशल प्रैक्टिस आप कभी पुराने समय से लास्ट डिकेड से करते आ रहे हैं, जैसे आप दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व बनाते हैं, तो इनका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है।
जो कंपनियां इन त्योहारों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं उनकी डिमांड सीजन पे ज़्यादा होती है और पूरे बाकी सीजन नहीं होती। वैल्यूज़ का मतलब होता है ये वो कंसेप्ट बताते हैं सोसाइटी के बारे में जो हायर एस्टीम्स यानी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम को लोग पसंद करते हैं, सोशल जस्टिस पसंद करते हैं, इक्वलिटी पसंद करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन पसंद करते हैं। तो ये आपका वैल्यूज़ होती हैं जो सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल है बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट गिव इक्वल स्टेटस एंड सेम वैल्यू फॉर। थोड़ा शोर आ रहा था बच्चों, और बताइए कैसे हैं आप। तो ये आपका इंटीग्रेशन होती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है, नेशनल इंटीग्रेशन होता है। एग्जाम्पल है सारी वैल्यूज़ के, ये सब आपको समझने होंगे। तो सोसाइटी के अंदर जो लोग सोचते हैं उनकी क्या, किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या समझते हैं, उसकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। एक बिजनेस एंटरप्राइज इक्वल स्टेटस एंड सेम वेजेस टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स, यानी बताया जाता है कि मेल और फीमेल वर्कर्स को सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी दी जाती है और उनको सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ को वर्किंग करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सोशल ट्रेंड। तो जो सोशल ट्रेंड होता है ये प्रेजेंट करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। एग्जाम्पल है इंक्रीज अवेयरनेस टूवर्ड्स हेल्थ। अगर लोगों की हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है तो वो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करेंगे, मिनरल वाटर की डिमांड करेंगे, जिम्स वगैरह जाएंगे। और जो हाउएवर दिस ट्रेंड हैज़ हार्म बिजनेस इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक डेयरी प्रोसेसिंग, टबैको एंड लिक्वर। और इसका इफेक्ट जो होगा आपका बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, ये चीज़ें हैं जो आपकी सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए इंडिया के अंदर। जो आपका फिंगर चिप्स के इंग्रेडिएंट चेंज किए इन्होंने कंसीडर किया कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें चलती, लोग कैसे उसको पसंद करते हैं। इसी तरह जो रिजर्वेशन, जो जॉब्स की रिजर्वेशन होती है माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए, ये आपका डिमांड होती है कि यहाँ भी जो माइनॉरिटीज़ जो कास्ट होती हैं जैसे SC ST वगैरह माइनॉरिटीज में आती हैं वो, और उनको रिजर्वेशन किया जाए जॉब में, उनको कुछ सीटें फिक्स हों उनकी। इसी तरह इक्वल पे मिलना चाहिए मेल फीमेल को इक्वल वर्क के लिए। तो ये आपका सोशल ट्रेंड्स हैं जो आपका सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं, जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस की वर्किंग को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो जो टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है ये इंक्लूड करता है फोर्स रिलेटेड टू सोशल साइंटिफिक इंप्रूवमेंट जो हुआ है। जो भी फोर्सेस हैं जो रिलेटेड हैं साइंटिफिक इंप्रूवमेंट से और इनोवेशन से, नई नई खोज से, विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जिनसे हमें गुड्स प्रोड्यूस करने के नए नए तरीके प्राप्त होते हैं, एंड सर्विसेज, एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, और बिजनेस चलाने के न्यू मेथड और टेक्निक्स हमें मिलती हैं, उसे बोलते हैं टेक्निकल एनवायरनमेंट। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी आ जाता है इसके अंदर, कंटिन्यूस इनोवेशन आप कुछ कर रहे हैं वो आ जाता है, और टेक्निकल एनवायरनमेंट कुछ चेंजेस होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। जैसे एग्जांपल है कलर टीवी का, एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है। कलर टीवी रिप्लेस हुए हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी के प्लेस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉपियर्स आ रही हैं, पहले मैनुअल फोटोकॉपी मशीन होती थी। कंप्यूटर्स आ गए हैं, पहले प्रोसेसर जो होते थे आपका सिंपल वाले होते थे, सिंगल लैंग्वेज वाले होते थे, अब ज़्यादा वर्ड प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग होने लगी है रेलवे एयर टिकट की, जबकि पहले आपको रिजर्वेशन ऑफिस खुद जाना पड़ता था। तो ये सब इसके क्या एग्जाम्पल हैं, इसके टेक्निकल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल है। इसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है पॉलिटिकल कंडीशंस आती हैं, जैसे जनरल स्टेबिलिटी हो गई, पीस इन द कंट्री हो गई, स्पेसिफिक एटीट्यूड हो गया लोगों का जो कि गवर्नमेंट के बारे में होता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट कब तक स्टेबल रहेगी, पीस इन कंट्री में शांति है नहीं है, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स लोगों का कैसा है इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रति, होल्ड टुवर्ड्स द बिजनेस, ये सब आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस हो गई, आपका गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हो गई, और गवर्नमेंट के प्रति एटीट्यूड हो गया लोगों का, ये सब आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल है जैसे 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो की थी MNCs के प्रति, और उन्हें कहा था कि आप कोको कोला और IBM को कि आप इंडिया से बाहर चले जाइए। तो एक तरह से उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो की, तो इनके लिए एक तरह का खतरा बन गया कंपनियों के लिए। जबकि 1991 में पॉलिसीज में जो चेंज आया उसके बाद उन्होंने पेप्सी और MNCs को इंडिया में एंटर करना अलाउ कर दिया।
तो ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये आपकी पॉलिटिकल चेंजेस हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करती हैं। इनके लिए बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लीगल एनवायरनमेंट। जो लीगल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो ऑर्डर इशू करती हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किए जाते हैं लेजिस्लेशंस के द्वारा, या कोर्ट के जजमेंट होते हैं या डिसीजंस होते हैं जो वेरियस कमीशंस के द्वारा इशू किए जाते हैं, एजेंसीज उनको स्टार्ट करती है गवर्नमेंट के किसी भी लेवल पे हो चाहे, उसको हम लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट में आपका सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉ, वेरियस लेजिस्लेशन आते हैं। इसके अलावा क्रूशियल होता है एंटरप्राइजेस के लिए जो आपके लॉ और रूल्स रेगुलेशन को ओबे करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो भी रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इन इंडिया पैकेजिंग फॉर सिगरेट मस्ट कैरी द स्टैच्यूटरी वार्निंग। जो इंडिया में जो पैकिंग होती है सिगरेट की, उसमें वार्निंग मिली होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि इंडिया में सिगरेट पीना नुकसानदायक है हेल्थ के लिए। तो ये जो आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉलो करनी ज़रूरी हैं। जो कंपनियां फॉलो नहीं करेंगी उन पर पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल है, अल्कोहल ब्रिवरेज आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज ऑन टेलीविज़न। अल्कोहल ब्रिवरेज को टेलीविज़न पे एडवर्टाइज करना प्रोहिबिटेड है, ये लॉ है। कंपनी जो प्रोड्यूस करती है हजार्डियस गुड्स, उन्हें प्रोविजंस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस को फॉलो करनी कंपलसरी कहलाती हैं। तो इस तरह से आपका बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल इफेक्ट पड़ता है जो इसके एनवायरनमेंट में, जो इसके एलिमेंट्स कहे जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है उसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, जो 1991 में स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। और 1991 से पहले क्या होता था, सारी इंडस्ट्रियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जबकि 1991 के बाद प्राइवेट इंडस्ट्रियों को मौका दिया गया। तो इसके जो फीचर्स हैं वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला था डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंस का मतलब होता है एबोलिशन पॉलिसी, इन द न्यू पॉलिसी एबोलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट। पहले क्या होता था, सभी प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था, लेकिन इस 1991 की पॉलिसी की वजह से वो लाइसेंस लेने के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई। केवल 6 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस को कंटिन्यू रखा गया। सेकंड है रोल डिक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को केवल 4 इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड कर किया गया, बाकी इंडस्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर की गई ताकि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियां स्टार्ट कर सके और पब्लिक को या इकोनॉमी को उसका बेनिफिट मिल पाए। इसके बाद नेक्स्ट था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू सेलिंग ए पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब पीएसयू, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपनी कुछ शेयर या उसका सारा हिस्सा सेल कर देती है, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है ये कुछ कंपनीज की, पब्लिक कंपनी केसेस में किया गया था जो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही थी या जो आपका हैवी लॉसेस में चल रही थी। इसके बाद नेक्स्ट होता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी फॉरेन कैपिटल या फॉरेन इक्विटी का जो पार्टिसिपेशन था वो पहले से बढ़ा दिया गया, वो कुछ एक्टिविटीज़ में उसको 100% भी कर दिया। यानी फॉरेन लोग या विदेशी लोग आपके देश में इंडस्ट्रीज़ के अंदर 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये कहा गया था 1991 की पॉलिसी में, जिसे हम NEP या NIP भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके बाद है लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलेबोरेशन। तो जो टेक्निकल कोलेबोरेशन की जो पॉलिसी है उसको लिबरल किया गया, यानी अब हमें विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीमेंट करना पॉसिबल कर दिया गया है। तो ऑटोमेटिक परमिशन दी गई ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज, यानी फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्निकल एग्रीमेंट करने की परमिशन इसमें ऑटोमेटिकली मिल गई, आपको इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB को सेटअप किया गया टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज किया जाए और प्रमोट किया जाए। तो इसलिए आपका FIP बोर्ड बनाया गया। इसके बाद है डिज रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिज रिजर्व किया गया। तो मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डिज रिजर्व, यानी छोटी इंडस्ट्रीज को कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए डिज रिजर्व किया गया, यानी अब उन पे जो परमिशन थी उनको हटा दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस को।
तो इन तीनों जो पॉलिसीज़ हैं इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन को सिंपल बना देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देना, सेल कर देना। तीसरा तो ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपकी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो लिबरलाइजेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना। इसमें आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एबोलिशन, लाइसेंस को एबोलिश कर दिया गया। जो बिजनेस की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई उसके ऊपर। मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। फिक्स प्राइस फिक्स किए गए, उनको फ्रीडम दी गई प्राइस फिक्स करने के लिए। टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए गए। अननेसेसरी कंट्रोल को हटा दिया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया। इसके अलावा लिबरल प्रोसेस कर दी गई फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में। तो ये सब किस में आता है बेटा? ये आता है लिबरलाइजेशन के अंदर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी जाती है, ग्रेटर ज़्यादा उसको रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक, और पब्लिक सेक्टर रोल को रिड्यूस कर दिया जाता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपको अभी बताया कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग PSU थी, उसमें गवर्नमेंट के सेक्टर को रिड्यूस कर दिया गया। तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर 51% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करता है किसी पब्लिक कंपनी का, तो उसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं और इसे डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो PSUs हैं उसमें मैनेजमेंट किसका होगा? फिर 51% शेयर के साथ प्राइवेट सेक्टर का उसमें कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। तो BIFR क्यों सेट किया गया? ये BIFR सेट किया गया टू रिवाइव और क्लोज लॉस मेकिंग और एंड सिक PSUs। जो कंपनियां लॉस में चल रही थीं या जो बीमार थीं, काम नहीं कर पा रहे थे, उनके प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उनको बंद किया गया या उनको ठीक किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आते हैं आपके प्राइवेटाइजेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ कोहेसिव और वेल इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी। यानी जब वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज को एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पे जो भी वेरियस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड की बैरियर्स को, कैपिटल मूवमेंट के बैरियर्स को, ताकि ईजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल का और ट्रेड का मूवमेंट हो सके। 1991 तक गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था पॉलिसीज़ को, लेकिन उसके बाद इसमें चेंजेस लाए गए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस को भी रिमूव कर दिया गया। बिना लाइसेंस के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर लिबरलाइज किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट किया गया, इंपोर्ट को लिबरलाइज किया गया। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होने से एक तो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर बढ़ गई। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी हमने उसको दूसरे देशों को सेल किया, और जो चीज़ हमारे पास नहीं थी हमने दूसरे देशों से परचेज़ किया। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिला ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमोनेटाइजेशन। वैसे आपके कोर्स से इस बार नहीं है, पर आपको मैं समझा देता हूँ। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। जब गवर्नमेंट किसी करेंसी को लीगल टेंडर के स्टेटस से हटा देती है उसे बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। जैसे 500, 1000 के नोट को बंद किया गया था। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा ये आप डिटेल में जानते ही हैं, क्योंकि आपके सामने की चीज़ें हैं, तो आप इसको और क्लियर कर सकते हो। ये इफेक्ट पड़ा आपका इकोनॉमी के ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर, पब्लिक वेल्थ के ऊपर, आपका डिग्निटेशन के ऊपर, डिजिटाइजेशन के ऊपर, और आपका रियल इस्टेट के ऊपर, टैक्स कलेक्शन के ऊपर। इसके बाद जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उससे क्या फ़ायदा मिला आपका इकोनॉमी के अंदर? एक तो कंपटीशन बढ़ गया आपका, इंक्रीज़ हुआ कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज का मतलब है कि आप पहले से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हो गए जिन्हें आपस में प्रोडक्ट को सेल करने की होड़ हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज थी उनमें मोर डिमांडिंग कस्टमर्स उनके हो गए, ज़्यादा कस्टमर उनकी प्रोडक्ट डिमांड करने लगे। टेक्निकली एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने लगे, बार बार चेंजेस की आवश्यकता महसूस की गई। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ी जॉब के साथ साथ,
और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाए गए, यानी प्रोडक्ट ऐसे बनाए गए जो मार्केट में ज़्यादा सेल हो, जिसका इफेक्ट आपका बेनिफिट आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के रूप में मिले। इसका लास्ट टॉपिक था लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट को बजट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी पब्लिक सेक्टर को ठीक करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट लोगों को सेल कर दिया था। अब देखिए टॉपिक आपका ये वाला है आपके कोर्स में, मैनेजरियल रेस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसका मैनेजर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें नई नई प्रोडक्ट की रेंज बनानी पड़ेंगी, तभी उनकी प्रोडक्ट को फ़ायदा मिल पाएगा। दूसरा, जो जॉइंट वेंचर किए गए हैं MNCs के द्वारा अलग अलग कंपनी के साथ जुड़ के काम करती हैं, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ये आपका इंडिया में बेनिफिट मिला है मैनेजर्स को, इसके लिए एफर्ट करने होते हैं। दूसरी कंपनी को एक्वायर किया गया, उनके साथ मर्जर यानी उनको मिलकर उनके साथ काम किया गया, इसको एक्विजिशन और मर्जर बोलते हैं, जिससे मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बड़ी है। इसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए बेनिफिट मतलब यूज़ करने के लिए प्रमोट किया गया है। ब्रांड बिल्डिंग बनाई की गई है, प्रोडक्ट की ब्रांड अगर मार्केट में अच्छी होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, अदरवाइज कंज्यूमर उसको परचेज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो कस्टमर ओरिएंटेशन है, यानी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की नीड को पूरा कर पाए। और लास्ट टॉपिक है इसका हायर लेवल ऑफ कंपनसेशन। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ऑफर करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम करें, अच्छा काम करें, और एम्प्लॉयज़ मेहनत से काम करें ताकि उसको ज़्यादा प्रोडक्शन हो उनकी और बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो इस तरह से चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। लंबी वीडियो है लेकिन आपको उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट इसका मिलेगा, ताकि आपको सारी कंसेप्ट एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको समझिए, पढ़िए, और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।